हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, है ना। मेनली हम मिथुनिन की बात करेंगे और उसी से हम सिस्टीन बना लेंगे, ठीक है। फिर सिस्टाइन क्या होता है वो भी देख लेंगे। बट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, उसको हम जितना हो सकता है उतना हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली हमें यार बायोकेमिस्ट्री में हमें थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, समझने का फिर याद करने का, समझने का फिर याद करने का। अगर हम याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और हम समझेंगे भी तो फिर वो याद भी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी के साथ बायोकेमिस्ट्री मूव ऑन चलती है, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करें सल्फर कंटेंट। कहीं ना कहीं लास्ट लेक्चर होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड का। फिर इन फ्यूचर अगर मन करेगा तो एक दो टॉपिक उसमें और आते हैं, है ना, तो उन्हें भी हम ऐड कर लेंगे। बट अभी के लिए मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। जितना आप पेपर में आता है ऑलमोस्ट पूरा आ गया, ठीक है। इतना कर लो, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड मिथुनिन की बात करते हैं। अमीनो एसिड है यार, इसका नाम ना हमने सुना होता है जब हम पढ़ते हैं ना ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक कोडोन से स्टार्टिंग कोडन कौन सा होता था, AUG। वो कौन सा अमीनो एसिड बनाता था, मिथुनिन। याद है, याद है, स्टार्टिंग कोडोन। एक कुछ 3 UAG UGA स्टॉप कोडन होते थे कि स्टार्ट कोडन, तो पता है हमको कोडन, ठीक है। ये एक इसेंशियल अमीनो एसिड है, हमको डाइट में लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी डाइट कैसी है, सिर्फ और सिर्फ आप एज अ सोर्स क्या दाल खाते हो, पल्सेस खाते हो, तो आपको बहुत कम मिलेगा मिथुनिन, है ना। मान लो कोई इंसान है, उसको प्रोटीन का सोर्स सिर्फ और सिर्फ दाल है, तो उसके बॉडी में मिथुनिन की मात्रा कम होगी, ठीक है ना। तो क्योंकि वो पल्सेस में कम पाया जाता है, ठीक है। बाकी जगह से हमें प्रोटीन में लेना पड़ेगा मिथुनिन को, ठीक है। तो अब देखते हैं मिथुनिन का मेटाबॉलिज्म कि वो कैसे, मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड है, मैंने खाया, मेरी बॉडी में क्या क्या होने वाला है वो हम देखेंगे उसका, ठीक है। चलो, तो मिथुनिन है, पहले मैं उसमें एक एडिनोसाइल ग्रुप लगाऊंगा। कहाँ से लाऊंगा एडिनोसाइल, देखो ATP है ना। उसमें से मैंने 3 फॉस्फेट तो छोड़ दिया। अरे इस बार फॉस्फेट साइड, हाँ, इस बार मेरा काम किससे है, एडिनोसाइल ग्रुप से काम है, ठीक है। और क्या लगा दिया मैंने, एडिनोसाइल मिथ्योनिन। और ये S का मतलब क्या है, बिकॉज आप जब स्ट्रक्चर देखोगे मिथ्योनिन का, एक सल्फर होगा इसमें, सल्फेर कंटेनिंग ना सल्फर होगा। तो जो एडिनोसाइल है वो कहाँ लगा है, सल्फर पे लगा है। तो S एडिनोसाइल मिथ्योनिन। जब मैं बार बार लिखता था SAM, वहां मैंने बोल दिया था आपसे कि मिथाइल मान लो, मिथाइल मान लो, बिकॉज काम मिथाइल होता है। बट अब आप समझोगे यहाँ पे M का मतलब क्या होता है, मिथ्योनिन, ठीक है। तो SAM, ठीक है। अब ये करेगा यहां से एक मिथाइल ग्रुप निकालेगा और किसी को दे देगा, मुझे मतलब नहीं, अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। बट कोई एक्सेप्टर बैठा होगा, मान लो कौन बैठा है, सेरोटोनिन, है ना, पढ़ा था हम लोगों ने। उसने एक मिथाइल ले लिया, किससे ले लिया, SAM से। किससे ले लिया, SAM से, ठीक है। तो क्या बन गया वो, मेलाटोनिन, ठीक है। तो आपको सिंपल सा ये क्या हुआ, इसने मिथाइल को डोनेट कर दिया SAM ने, और क्या बना दिया, S एडिनोसाइल होमोसिस्टीन। जब मैं बोलता था SAH, है ना, एक सेकंड, एक सेकंड क्या हो गया ये, हाँ, SAH। तो यहाँ पे होमोसिस्टीन, यहाँ पे मिथुनिन अब है। पहले मैंने ऐसे मिथाइल निकला, हाइड्रोजन बचा, ऐसे बताया था उस टाइम पे समझाने के लिए। बट अब हमारे समझ में हमको आ रहा है कि मिथुनिन है, ये होमोसिस्टीन है, ठीक है। अब मैंने इसमें से ये वाला ग्रुप वापस से निकाल लिया, क्या बचेगा बताओ, होमोसिस्टीन, है ना। सिंपल सी बात है, ये निकाल लो तो क्या बचा, होमोसिस्टीन बचा सिर्फ और सिर्फ। इंपॉर्टेंट क्या है, पहला वाला एंजाइम देखो, ये क्या है, मिथोनिन एडिनोसाइल ट्रांसफेरेज। भाई सिंपल सी बात है ना, मिथोनिन में एडिनोसाइल का ट्रांसफर हो रहा है, सिंपल। बाकी ये क्या है, मिथाइल का ट्रांसफर हो रहा है, देखो मिथाइल निकल रहा है। इतना इंपॉर्टेंट सिर्फ पहला एंजाइम याद कर लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है। एक सेकेंड, ज़्यादा मैं लिख देता हूँ बार बार। अगर आपको नोट्स एकदम प्लेन चाहिए हो ना, मुझे बता दिया करो, मैं वैसे डाल दूँगा। मुझे लगता है कि मैं पढ़ाने के बाद डालूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे, बिकॉज आप पहले वीडियोस देखोगे फिर आप समझ जाओगे, हाँ मैंने यहाँ पे ये लिखा था, इसका मतलब क्या है। बिकॉज कई बार क्या होता है, मैं सारी बातें नोट्स में कुछ लिखते समय, पढ़ाते वक्त भी लिखता हूँ, है ना, इसलिए मैं अपलोड करता हूँ। बट अगेन, हाँ, तो क्या बन गया, होमोसिस्टीन बन गया। अब होमोसिस्टीन हमारी बॉडी में बना, अब उसके होते हैं 2 रास्ते। वो अपने आप को वापस से क्या बनाता है, मिथोनिन बना सकता है। क्या बोलेंगे, मिथोनिन सिंथेस, वापस से बना ले मिथोनिन, चलता रहेगा, ये एक साइकिल चलती रही, ठीक है, चलती रही, ठीक है। यहाँ से डाइट से भी आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसके लिए कोएंजाइम B12, विटामिन B12 और विटामिन B9 चाहिए। और होमोसिस्टीन क्या कर सकता है, होमोसिस्टीन इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टोथायोन बीटा सिंथेज, एक अमीनो एसिड होता है सीरीन, उससे मिलेगा, क्या बनाएगा, सिस्टाथायोन, ये इसने सिस्टाथायोन बनाया, और वो क्या बना लेगा आगे चल के, सिस्टीन बना लिया। क्या बना लिया,
सिस्टीन बना लिया, ठीक है। तो आप बोलोगे अरे ये सिस्टीन क्या है, ये भी तो अमीनो एसिड है। हाँ, ये भी अमीनो एसिड है, ठीक है, ये भी आपका अमीनो एसिड है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, ठीक है। जो किससे बना है, होमोसिस्टीन से बना है। तो कहीं ना कहीं ये ना सेमी एसेंशियल है कि अगर देखो बॉडी में बन भी रहा है कहीं ना कहीं हल्का सा सिस्टीन, और डाइट से भी ले सकते हैं, ठीक है। और फिर इसके 2 मॉलिक्यूल कंडेंस करेंगे, क्या बनेगा, सिस्टाइन। तो सिस्टाइन क्या है, कुछ भी नहीं है, सिस्टीन के 2 मॉलिक्यूल्स को कंडेंस कर दो, 2 मॉलिक्यूल को कंडेंस कर दो, ठीक है। मतलब इसमें हर चीज़ डबल होगी, इसकी हर चीज़ डबल होगी, तो उसे हम सिस्टाइन बोल देंगे, ठीक है। समझ में हमको आ रहा है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अब मेरी बात समझो, ये क्या है, होमोसिस्टीन। होमोसिस्टीन बना, इसके 2 रास्ते थे, एक वापस से मिथोनिन, ठीक है, और एक किस रास्ते में, सिस्टाइन की बनाने के रास्ते में चला गया, ठीक है। ये 2 रास्ते फॉलो करेगा, होमोसिस्टीन खत्म होगा। अब होमोसिस्टीन का लेवल जब बॉडी में बढ़ता है ना, उससे दिक्कतें आती हैं। हम देखते हैं यार आजकल अर्ली एज में हार्ट अटैक आ रहा है ना, यंग एज में, ठीक है। तो वो क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ जाता है, होमोसिस्टीन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब वो क्यों हो रहा है सोचो, या फिर क्यों हो रहा है कि ये विटामिन नहीं है, विटामिन B12, B9, B6 नहीं है, ये विटामिन नहीं है, तो होमोसिस्टीन नहीं कन्वर्ट हो पाएगा। मान लो B12 नहीं है, तो ये स्टेप यहाँ नहीं जा पाएगा, है ना। तो इस होमोसिस्टीन पूरा खत्म नहीं हो पा रहा, तो एक्यूमुलेट हो रहा है, और जब वो एक्यूमुलेट होता है तो वो प्रीमेच्योर एंथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज को नैरो करता है, ठीक है ना, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। तो मतलब कहने पढ़ाऊंगा अभी आया, क्लिनिकल आएगा, बट अभी समझो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता है तो यार क्या बोल सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट अटैक वगैरह भी यंग एज में देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये थोड़ा क्लिनिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, बता दिया मैंने। तो आपको समझ में आ रहा है यार, मिथ्योनिन और सिस्टीन, सिस्टीन कहीं ना कहीं मिथ्योनिन से बना लिया मैंने, देखो ये रास्ता इसमें कन्वर्ट हुई, इसमें और होमोसिस्टीन से इसमें, और सिस्टाइन बन गया। और सिस्टीन कैसे बनता है, 2 मॉलिक्यूल कंडेंस कर लो, सिस्टाइन बन गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब एक एक करके काम देखते हैं। पहले हम काम देखते हैं SAM का। क्या काम होगा SAM का, मिथाइल देगा, ये मिथाइल देगा, किसी को मिथाइल चाहिए ले जाओ। तो ये क्या, मिथाइल डोनर है, ट्रांस मिथाइलेशन करेगा, क्या करेगा, मिथाइल डोनेट करेगा। कहाँ पढ़ा है हमने, देखो जब मैंने बताया था नॉन एपिनेफ्रिन है, उसको एपिनेफ्रिन बनना है, क्या चाहिए, मिथाइल, तो कौन देगा, SAM आएगा, SAM आया, मिथाइल दिया और SAH में कन्वर्ट हो गया। अब फुल फॉर्म बताओ, है ना, SAM की क्या है, एस एडेनोसाइल मिथोनिन, एस एडेनोसाइल होमोसिस्टीन, ठीक है। अब बताओ, सीरोटोनिन आया, मेलाटोनिन में कन्वर्ट हो गया, कौन, मिथाइल आया, है ना, गुनाइडो एसीटेट आया, क्रिएटिन में कन्वर्ट हो गया, होमोसिस्टीन आया, मिथोनिन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या है, एक मिथाइल को देते हैं, वो भी कौन देता है, यही SAM आएगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मिथाइल डोनर, ठीक है जी, समझ में को आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने वापस से ये चीज़ लिखी है यहाँ पे कि मुझे कुछ समझाना है आपको, क्या यहाँ पे होमोसिस्टीन क्या बढ़ेगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, मोस्ट कॉमनली होमोसिस्टीन कब बढ़ता है, जब ये वाला एंजाइम डिफेक्ट होता है। आप बोलोगे क्यों भाई, आप सिंपल सोचो ना यार, जब ये एंजाइम काम नहीं कर पा रहा तो होमोसिस्टीन इधर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, थोड़ा बहुत मिथोनिन बन जाएगा लेकिन बहुत सारा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है। तो यानी कि होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे यार, देखो क्या बोलेंगे, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या क्या दिक्कतें आएंगी, प्रीमेच्योर एजिंग होगी, है ना, डिमेंशिया, न्यूरोलॉजिकल दिक्कत आएगी, और इंपॉर्टेंट क्या है यार, प्रीमेच्योर एंथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, मतलब कि यंग एज में ही आर्टरीज में कहीं ना कहीं क्या बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बिकॉज कोलेजन ढंग से बन नहीं पाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन खराब होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उससे हार्ट अटैक वगैरह भी आता है इस एज में, क्यों, ठीक है। ये पहला रीजन क्या है, मोस्ट कॉमन, ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। लेकिन और भी कॉज हो सकते हैं, विटामिन B12 नहीं है, विटामिन B9, B6 की डिफिशियंसी है बहुत सीवियर, तो उस केस में भी क्या होगा गाइस, उस केस में भी क्या होगा, क्या बोल सकते हैं देखो, B12 नहीं है, B9 नहीं है, या फिर B6 नहीं है, तो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, तो होमोसिस्टीन बढ़ जाएगा, होमोसिस्टीन बढ़ते ही दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, तो क्लिनिकल फीचर क्या होंगे उस बच्चे में जिसमें ये होगा, मान लो एंजाइम नहीं है वाला, सिस्टेथायोन बीटा सिंथेज, कौन सा वाला एंजाइम नहीं है, ये वाला एंजाइम नहीं है, तो क्या होगा यार, उसकी मायोपिया, उसको दूर का दिखेगा नहीं, है ना, नियर साइटेडनेस हो जाएगी, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ लेंस, एबनॉर्मल क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्रिटल बोन, मतलब आराम से बोन टूट जाएंगी, फ्रैक्चर जल्दी हो जाएगा,
लर्निंग प्रॉब्लम, अनीमिया, है ना। तो मतलब ये कुछ दिक्कतें होंगी उसकी, और भी क्लिनिकल फीचर होते हैं। बट अगेन हम क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, चलो समझो ट्रीटमेंट कैसे करें। उसको लाइफ लॉन्ग विटामिन दो बी कॉम्प्लेक्स वाले, कौन कौन से, B6, B9, B12, लाइफ लॉन्ग, तो उसका प्रिवेंशन हो जाएगा। अर्ली डायग्नोसिस कर लिया तो उस बच्चे की जान बच जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे लाइफ लॉन्ग क्या चला रहा हूँ, ये विटामिन चला रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, और मिथ्योनिन को थोड़ा कम दो। आप खुद सोचो ना यार, अगर मैंने मिथ्योनिन को कम दिया डाइट में तो ये कम कन्वर्ट हो पाएगा, ये भी कम बन पाएगा, होमोसिस्टिन भी कम बन पाएगा। तो होमोसिस्टिन कम करना है ना, तो पहला रास्ता क्या है, विटामिन दो ज़्यादा। दूसरा रास्ता क्या है कि मिथ्योनिन दो कम, मिथ्योनिन डाइट में कम दो, ठीक है। समझ में हमको आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है यार, सिस्टीन्यूरिया, एक क्लिनिकल है, एक और इम्पॉर्टेंट, सिस्टीन्यूरिया। पहले हमें समझना पड़ेगा डाई बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं। डाई बेसिक अमीनो एसिड इनमें दो बेसिक ग्रुप हों, यूजली दो अमोनिया इस तरीके से, मान लो एक यूजली क्या होता है, एक NH2 बेसिक ग्रुप है, किसी किसी में दो NH2 लगे हैं, है ना, ठीक है। ऐसे जैसे कि आपके एग्जांपल्स के तौर पे बताऊं कौन कौन से होते हैं, सिस्टाइन, एक सेकेंड, सिस्टाइन, अर्जिनिन, लाइसिन, और आपका होता है एक ऑर्निथिन भी होता है, ऑर्निथिन। तो ये क्या है आपके कुछ, ये आपके क्या है, डाई बेसिक अमीनो एसिड है, मतलब इनमें कहीं ना कहीं दो बेसिक ग्रुप लगे इन अमीनो एसिड में। अगर आपको समझाऊं सिस्टाइन के बारे में, आप देखो सिस्टाइन है क्या, आप बोलोगे सिस्टाइन ये है, ये बना कैसे है, ये दो अमीनो एसिड को कंडेंस करा गया है, दो सिस्टीन को कंडेंस करा गया है। तो जब दो सिस्टीन को कंडेंस करा गया है, इसका मतलब दो NH2, दो बेसिक ग्रुप इसके अंदर आ रहे होंगे, है ना। तो ये डाई बेसिक है, इन्हें क्या है, डाई बेसिक है, ठीक है। तो आप जिसका भी स्ट्रक्चर देखोगे, आप देखोगे यार कहीं ना कहीं उसमें आपको दो बेसिक ग्रुप और यूजली एक अमोनिया एक्स्ट्रा, है ना, मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो उसका क्या होगा, मान लो ये जो डाई बेसिक अमीनो एसिड हैं, ये गए यूरिन, मतलब किडनी में गए, ये नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन है, ठीक है। ये यहाँ पे गए डाई बेसिक, और गए नॉर्मली क्या होता है, इनका वापस से रीअब्जॉर्ब कर सकते थे, बट सिस्टीन्यूरिया में क्या हुआ, ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है, डिफेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि यूरिन के अंदर आपके ये वाले क्या मिल रहा है आपको, यूरिन के अंदर अमीनो एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ गया, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ डाई बेसिक अमीनो एसिड, और इसी से किडनी स्टोन वगैरह भी होने लगते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिस्टीन्यूरिया, ओके। तो मेन क्लिनिकल यार इसका ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए समझ में हमको, ठीक है। होमोसिस्टिन का लेवल, और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो यंग एज में कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज, है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। और वो क्यों बढ़ रहा है, पहली बात ये एंजाइम मोस्ट कॉमन तो यही है, दूसरा कॉज क्या होता है, विटामिन नहीं है, B12, B9, B6, है ना। एंजाइम नहीं है तो बच्चों में एक तरीके से हो सकता है, ठीक है, एकदम से, है ना। और ये विटामिन तो यार लाइफ लॉन्ग कभी भी खत्म हो सकते हैं, कभी भी हम डाइट में नहीं ले रहे तो कम हो सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म मैंने क्या क्या करा, और उसके बाद SAM के फंक्शन दो चार लिखने होने चाहिए, ठीक है। तो यही है आपका क्या, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसमें हमने मिथ्योनिन पढ़ा, और मिथ्योनिन से क्या बना, सिस्टीन, और सिस्टीन को ही कंडेंस कर दिया दो मॉलिक्यूल को, तो क्या बन गया, सिस्टाइन, ठीक है। तो यही है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं बताऊं सिस्टाइन के कुछ फंक्शन वगैरह, है ना, ये कोएंजाइम A में हेल्प करेगा, ठीक है। आपका टोरिन होता है, एक बाइल पढ़ोगे, बाइल में एक टोरिन का कंपोनेंट, टोरिन बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन जितना मैंने पढ़ाया है इसको आराम से नोट्स में जो लिखा है इतना पढ़ो, ठीक है, हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। प्रोटीन क्या बोल सकते हैं, क्या पढ़ रहे थे हम, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड या प्रोटीन जो बोलो, ठीक है। तो हमने पूरा पढ़ा, देखो क्या क्या पढ़ा हमने, ब्रांच चेन पढ़ा था, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा था, ये ग्लाइसिन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बताया मैंने। अब इसके मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जाके ले लेना जाके, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। वैसे भी डाउनलोड कर सकते हो बिना ज्वाइन करे, बट ज्वाइन कर लोगे तो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह, एंड ठीक है यार, ठीक है। एंड प्लीज़ हो सके तो किसी को शेयर करो यार, जिसको भी ज़रूरत है, ठीक है, जो पढ़ना चाहता हो एक बार इसको रिव्यू कर ले, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, ठीक है, बाय।